मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी खानदान वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। पर अजीब बात तो ये थी कि शौहर भी मुझसे दूर दूर रहता। मैं भी खुश थी कि चलो अच्छी बात है, शौहर के घर रोज एक नकाब वाली लड़की रात को आती, जिससे मेरी दोस्ती हो गई। हम रोज मिलते बातें करते, पर एक दिन उस लड़की का नकाब हटा तो दिल हलक में आ गया, क्योंकि वो तो मेरा नाम साहिबा है। मेरे माँ बाप को अल्लाह ने 5 बेटों से नवाजा, लेकिन फिर भी उनको बेटी की ख्वाहिश थी। फिर अल्लाह ने उन पर करम किया और मैं पैदा हो गई। लेकिन मैं सारी जिंदगी अपने भाइयों के साथ रही, उनके साथ खेलती थी, कपड़े भी उनके जैसे पहनती थी, इसलिए मुझ में उन जैसी हरकतें आना शुरू हो गईं। थोड़ी बड़ी हुई तो अपने भाइयों के साथ आना जाना कम हो गया। अम्मी ने कहा कि अब वो जहां मर्जी जाए तुम साथ नहीं जाओगी, तुम्हारा काम है घर बैठना। लेकिन मैं कभी कभी उनकी मोटरसाइकिल लेकर निकल जाती और कपड़े भी उनके जैसे पहन लेती। मोटरसाइकिल चलाना भी मुझे भाई ने ही सिखाया था। मेरी उम्र 18 साल हुई तो अम्मी ने कहा कि उसकी शादी करनी है। शादी के नाम से ही मुझे नफरत थी। मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। शादी करके पकाओ, खाना पकाओ, बच्चे संभालो, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी। मुझे तो अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन अम्मी ने रिश्ते देखने शुरू कर दिए। मैंने घर में शोर डाल दिया कि मरती मर जाऊंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। मुझे शादी नहीं करनी, किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। मैंने अपने घर वालों को सब बता दिया कि मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और घर वालों ने कहा कि फिर क्या तुझे औरतों में दिलचस्पी है? तो मैंने कहा कि मुझे और औरतों में भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने बहुत शोर डाला। मेरी माँ ने तो मुझ पर हाथ तक उठाया और कहा कि तेरी शादी हम करवाएंगे, अगर तेरी मर्जी से नहीं होगी तो तेरी मर्जी के बगैर होगी। ऐसी बहुत सी लड़कियां जिनकी शादी उनकी मर्जी के बगैर होती है, अगर शादी नहीं करेगी तो हम तुझे जायदाद से निकाल देंगे। मेरे बाबा और भाई मुझ पर जान देते थे, लेकिन इस मामले में वो लोग भी नहीं बोले। उनका भी यही कहना था कि बेटा शादी तो करनी है, और 18 साल में तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, नहीं तो हमारे खानदान की हर लड़की की शादी 16 साल से पहले करवा दी गई थी। तुम्हें तो हमने इतनी रियायत दे दी है, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ये भी भला कोई रियायत थी? मैं तो दुआ ही कर सकती थी कि कोई मसला बन जाए कि मेरी शादी ना हो, लेकिन कोई मसला भी ना बना और मेरी शादी करवा दी गई। मेरे साथ अजीब मसला था। जब मैं खुद को लड़कियों के कपड़ों में देखती तो मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी थी। शादी के बारे में सोचकर मेरे दिल में उमंग नहीं जागती थी। लेकिन आज मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी तो रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी मैं रो नहीं रही थी, क्योंकि मैं कमजोर नहीं थी। आंसू मेरी आंखों तक तो आ गए, लेकिन मैंने उनको बहने नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद सास और नंदे कमरे में आ गई और कहने लगी कि बेटी, ये घर अब तुम्हारा है, तुमने इसको संभालना है। और इस तरह के लेक्चर मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे उनकी एक भी बात नहीं सुनाई दी, क्योंकि मैंने गौर से सुना ही नहीं। बस मैं चुप करके बैठी रही और वो बोल बाल कर वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरा दुल्हा अंदर आया। मैंने उसको पहले भी देखा था, लेकिन कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था। दुल्हा साहब तो जरूरत से ज्यादा ही हसीन थे, लेकिन मुझे उनकी खूबसूरती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने मुंह दिखाई का तोहफा मेरी तरफ बढ़ाया और एक साइड पर बैठकर अपने जूते उतारने लगा। मैं भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। मुझे कहने लगा कि तुम सो जाओ, मैं 1 घंटे तक आता हूँ। शादी की रात कौन सा दूल्हा कहीं जाता है? और वो जो भी कर रहा था मुझे परवाह नहीं थी। मैंने कहा कि ठीक है। मैं कपड़े वगैरह बदल के मेकअप उतार कर सुकून से सो गई। अगले दिन फिर शौहर गायब था, मुझे नजर ही नहीं आया शाम तक। शाम को कमरे में आकर साइड पर सोफे पर सो गया। मैं भी खुश थी कि चलो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी यही चाहिए था। घर वाले घर आए तो पूछा, बेटी खुश हो? मैंने कहा कि आपने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी है, खुश कैसे हो सकती हूँ मैं। उन्होंने समझाया और कहा कि इस तरह की हरकतें यहाँ पर नहीं करना। ये तुम्हारा असली घर है, तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा एक शौहर है, अगर उसे तुम्हारी इस तरह की लाओबाली किस्म की हरकतों का पता चल गया तो वो तुम्हें कभी भी नहीं बख्शेगा। उसके दिल में घर नहीं कर पाओगी। अमीर लोग हैं, एक ही बेटा है उनका, जो है सब कुछ तुम्हारा ही है। ये घर, ये गाड़ियां, सब कुछ अच्छी जगह तुम्हारा देखकर ही हमने रिश्ता दिया है। अब तुम सब कुछ बर्बाद ना कर लेना। हैरान तो मैं इस बात पर थी कि मैं तो चलो ऐसी थी क्योंकि मुझे बंदों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरा शौहर क्यों मुझसे दूर दूर भाग रहा था? मैं तो खैर थी ही ऐसी, इसको क्या मसला था? मैं देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। कोई भी शख्स मेरी तरफ देखकर मेरा दीवाना हो सकता था। फिर मेरे शौहर को क्या मसला था? वो तो मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। उसकी नजर हमेशा झुकी हुई होती थी। शादी को 1 हफ्ता हुआ। घर वालों ने शादी के तोहफे के तौर पर मुझे
हनी मून के टिकट दे दिए और कहा कि तुम लोगों को हम लोग हुंजा वादी भेज रहे हैं 15 दिन के लिए, ताकि तुम लोग वहां पर आराम से रहो और एक दूसरे को समझ सको। मेरा बेटा भी बड़ा शर्मीला है, अल्लाह ने हमें बहू भी शर्मीली दे दी है। मैं तो शर्मीली नहीं थी, लेकिन मेरा शौहर ही मुझसे बात नहीं कर रहा था। कम से कम बात तो कर सकता था, लेकिन अपने शौहर के साथ हुंजा वादी में जाकर मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मुझे लगा कि मेरी जान तो फंस गई है, मुझे जाना ही पड़ेगा। और पता नहीं 15 दिन कैसे गुजर गए। लेकिन तब रात को मेरे शौहर ने मुझसे पहली दफा बात की। उसने मुझसे बात ऐसी की जैसे मैं किसी बड़े से गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठी हूँ और वो कोई काम करवाने आया है। कहने लगा कि आपसे एक जरूरी बात करनी है, अगर आपको बुरा ना लगे। दरअसल मैं हनीमून पर नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे अभी बहुत सारे काम हैं, हम फिर कभी चले जाएंगे। मैं तो पहले से ही तैयार बैठी थी। मैंने कहा कि अंधा क्या मांगे दो आंखें। मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, शादी ने मुझे बहुत थका दिया है। लेकिन अपने अम्मी अब्बू से आपको ये बात खुद करनी होगी, क्योंकि अगर उनको पता चला कि मैंने इनकार किया है तो वो गुस्सा होंगे। मेरे शौहर ने कहा कि मैं सारे मामला संभाल लूंगा, बस आप मुझे ये बताएं कि आपको ना जाने से कोई मसला तो नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है। उसने कहा कि बाद में आपने मुझे इस बात पर ना तो ताना देना है कि तुमने मुझे हनीमून भी नहीं करवाया था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल आपको इस बात पर ताना नहीं दूंगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे हनीमून पर नहीं जाना। वैसे अजीब जिंदगी थी हम दोनों मियाँ बीवी की। हमारी शादी को 2 हफ्ते होने वाले थे, लेकिन अभी तक हम ऐसे रहते थे जैसे 2 अजनबी एक कमरे में रह रहे हों। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन की कुछ दावतें वगैरह होती हैं। दावतों पर मेरा शौहर भी जाने से इनकार कर देता था और मैं भी कोई बहाना कर देती। जिस तरह मैं अपने शौहर से दूर भाग रही थी, उसी तरह मेरा शौहर भी मुझसे दूर भाग रहा था। और ये बात काफी अजीब थी। यहाँ तक कि घर वालों ने भी बातें करना शुरू कर दी और वो भी सरेआम मेरी सास कहने लगी कि मेरा बेटा तो था ही शर्मीला, किसी के साथ ज्यादा उठता बैठता नहीं था, आदम बेजार था। सोचा था कि बहू आएगी तो वो इसको ठीक करेगी, लेकिन बहू भी ऐसी ले आए हैं जिसको किसी के साथ बात करने का, बैठने का शौक ही नहीं है। यहाँ तक कि दोनों ने हनीमून पर जाने से भी इनकार कर दिया। मेरी बहन ने दावत करनी चाहिए तो वहां भी नहीं गए, ना कहीं सैर करने जाते हैं, ना किसी दावत पर जाते हैं। पता नहीं आजकल के लड़के लड़कियों को क्या हो गया है, कुछ जरूरत से ज्यादा ही बदमाश हैं और कुछ जरूरत से ज्यादा ही शरीफ हैं। क्या करूं? मेरी सास ने तो दिन भर बावेला किया। अब घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि बच्चे हो जाएंगे तो दोनों ठीक हो जाएंगे। बच्चे कहाँ से होते? हमारे बीच में जब कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक ही नहीं था। मेरे शौहर को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी और दिल में इस बात पर मैं खुश भी बहुत थी। शादी के 2 हफ्ते हुए थे, मैं तो रात को सो जाती थी। शौहर पता नहीं किस टाइम आता, किस टाइम जाता, मुझे कोई पता नहीं होता था। और आते ही वो सोता भी सोफे पर था, इसलिए मुझे नहीं पता चलता था। एक दिन रात को मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई। एक लड़की मेरे कमरे में बैठी थी जिसने नकाब ओढ़ा हुआ था। मैं उसे देखकर चौंक पड़ी। मैंने कहा कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? तो कहने लगी कि मुझे यहीं पर बैठने दो, बड़ी मुश्किल में आई हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, लेकिन फिर भी सारा दिन सड़कों पर रहती हूँ और रात को यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पीछे ही जगह बनी हुई है तो मैं अंदर दाखिल हो जाती हूँ। पिछले दिनों इस घर में कोई शादी थी, इसलिए मैं नहीं आई। पूरा दिन तो बाहर गुजर जाता है, लेकिन रात को सर्दी बहुत होती है। अब सर्दियों का मौसम आ गया है, इसलिए मैं घर के अंदर आ गई। कमरा खाली देखा तो यहाँ साइड पर बैठ गई। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अकेली रहती हो, तुम किसी जगह काम क्यों नहीं करती? ऐसी जगह काम करो जहां तुम्हें घर भी मिले। आजकल तो लोगों के घरों में लड़कियां काम करती हैं और रात को वहीं पर सो जाती हैं। माना कि तुम अकेली हो, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज तुम्हारी इज्जत है। अगर तुम इस तरह करती रहोगी, लोगों को पता चल गया तो। वो कहने लगी कि तुम भी तो इसी घर की हो, लेकिन तुमने मुझे बाहर जाने को नहीं कहा। तो मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं एक लड़की हूं, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। लेकिन मैंने इतना कहा तो वो रोने लगी कि मेरा दर्द तो कोई भी नहीं समझता है। उसने अपने हाथों पे भी दस्ताने पहन रखे थे और पैरों पर काली जुराबें भी। कद भी अच्छा खासा लंबा था। मैंने कहा कि तुम तो इतनी अच्छी भरी लड़की लगती हो, क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? कोई काम ही कर लो। उसने कहा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, दिन भर छोटे मोटे काम ही करती हूँ, खाना भी मांग तांग कर खा लेती हूँ, पर रात होती है तो फौरन ही फिक्रमंद हो जाती हूँ कि अब मेरी इज्जत खतरे में आ गई है। आजकल तो रात में भी लोग सड़कों पर आवारागर्दी करते हैं। पहले तो 10 बजे सारी सड़कें सुनसान हो जाती थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं रोज यहाँ आ सकती हूँ? मैंने उससे कहा कि हाँ तुम आ सकती हो, लेकिन मेरी अभी इस घर में शादी हुई है और इस कमरे में मेरा शौहर होता है, तुम्हारा शौहर तो यहाँ पर नहीं है। मैंने कहा कि पता नहीं किस टाइम आता है, किस टाइम जाता है, क्योंकि मैं उसके आने से पहले ही सो जाती हूँ। लगता है वो किसी काम से कहीं गया हुआ है या दोस्तों के घर चला गया है, तभी तो इस वक्त यहाँ पर नहीं है।
लेकिन अगर वो कभी आया होगा तो फिर मैं तुम्हारे लिए कोई और इंतजाम कर दूंगी। लेकिन अगर ये बात किसी को पता चल गई तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, लेकिन फिर सब सवाल जवाब करेंगे और बदमज़गी फैलेगी। उसने कहा तुम तो बहुत बहादुर हो। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन हूँ और सारी जिंदगी मैंने जो चाहा है वो किया है। लेकिन शादी के वक्त पर मेरी भी बोलती बंद करवा दी गई और मेरी शादी करवा दी गई। मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसने मेरे हाथ देखे और कहा कि तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं, लेकिन बिल्कुल साफ नहीं है। चलो मैं तुम्हारे हाथों को साफ कर देती हूँ, मुझे ये काम करना बहुत अच्छी तरह आता है। मैंने कहा ठीक है, साफ कर लो, इन पर पॉलिश वगैरह मत लगाना क्योंकि मुझे ऐसे काम नहीं पसंद। उस लड़की ने अपना नाम शमा बताया था। मैंने कहा कि तुम नकाब नहीं उठा सकती हो? तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है, ना उठाओ। उसने कहा मैं अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मेरे चेहरे पर बहुत अजीब से निशान हैं। मैं भी उन लोगों में से नहीं थी जिनके दिमाग में तजस्सुस घर कर जाता है और फिर वो किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। अगर उसको नकाब नहीं हटाना था तो मुझे कोई मसला नहीं था। मैंने कहा कि ठीक है, जिस तरह से तुम पुरसुकून हो तुम उस तरह से ही रहो। वो अक्सर मेरे कमरे में आ जाती और मुझे भी आजकल उसका इंतजार रहता कि इस घर में तो सारी ही रिवायती औरतें थीं। इनका बस चलता तो पूरा दिन मुझसे किचन के काम करवाती और शाम को मुझे दुल्हन बनाकर मेरे शौहर के कमरे में भेज देती। मेरी सास तो हर वक्त उसको यही फिक्र लगी रहती थी कि हम दोनों मियाँ बीवी क्या कर रहे हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं, क्या हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, हमने कुछ किया है या नहीं। लेकिन उनका इस मामले में बोलने का आखिर क्या मकसद था? शमा बहुत अच्छी लड़की थी। कभी कभार मेरा शौहर बैठा होता था और मैं सोचने लगती कि ये कब यहाँ से जाएगा, लेकिन वो खुद ही चला जाता था कि मुझे कोई काम है, मैं बैठक में बैठकर काम करूंगा, और अपना लैपटॉप भी साथ ले जाता। और फिर थोड़ी देर के बाद शमा आ जाती थी। मैं उससे अपने दिल की बातें करती थी क्योंकि रोज इस घर में कोई ना कोई बात होती थी। कभी मेरी सास को मुझसे कोई मसला था, कभी कोई मसला मेरी नंद को होता। शादी थी कि अजाब। मैं घर में भी कामदार कपड़े पहन के फिरूं और चूड़ियां मैंने पूरे बाजू में पहनी हुई हूं, लेकिन मुझे तो वैसे ये काम पसंद नहीं था। लेकिन मुझे यकीन था कि इतना अगर कोई नॉर्मल लड़की भी करे तो उसका दिल भी तंग आ जाएगा। मेरा शौहर तो बिल्कुल ही किनारे लग गया। मेरी उससे बात होती थी ना, हम एक दूसरे को नजर भर कर देखते थे क्योंकि वो सुबह जागने से पहले ही ऑफिस चला जाता था। घर आता तो हम सबके साथ खाना खाते और उसके बाद वो ऑफिस का काम करने के लिए बैठ जाता था। ऐसे में शमा के साथ मुझे बोरियत नहीं होती थी। वो कमरे में ही सो जाया करती थी। बातें करते करते हमें नींद आ जाती थी। कमरे का दरवाजा भी बंद होता था, इसलिए किसी को पता नहीं था कि अंदर कौन है। मैं तो यही कहूंगी कि अगर शमा ना होती तो मेरा इस घर में दम घुट जाता। पर एक दिन बहुत अजीब हरकत हुई। मेरी सास ने एक दिन फिर से मुझे लेक्चर दिए। मैंने कहा कि आपके बेटे के पास टाइम तो होता नहीं है, पूरा दिन वो ऑफिस में काम करता रहता है, घर आता है तब भी ऑफिस का काम शुरू कर देता है। ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? अकेली तो मैं कहीं नहीं जा सकती और ना ही इंजॉय कर सकती हूँ। अगर आप कहती हैं तो मैं अकेली हनीमून पर चली जाऊं तो मैं चली जाती हूँ। मैंने उनको वही कहा जो सच था। मैंने सारा मलबा अपने शौहर पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन मेरी सास मुझे देखने लगी और कहने लगी कि बेटी किस किस्म की बातें कर रही हो? कौन सा ऑफिस? किस ऑफिस की बात कर रही हो? कौन सा ऑफिस? कहाँ का ऑफिस? मेरा बेटा तो काम ही नहीं करता। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा कि वो कोई काम नहीं करता है, इसलिए तो इसकी शादी की थी। उस पर शादी का दबाव पड़ेगा तो फिर शायद काम कर लेगा। हमारा काम है जो मेरे भाई और उनके बेटे चलाते हैं। मैं तो इसीलिए उसके पीछे पड़ी रहती हूँ कि जाकर खुद बैठा करे ऑफिस में, क्योंकि काम तो हमारा अपना है। मैं शर्मिंदा होकर वहां से वापस आ गई और सोचने लगी कि मेरा शौहर तो मुझसे यही कहता है कि ऑफिस का काम कर रहा हूँ, वो भी दिन रात। अगर वो ऑफिस का काम नहीं करता था तो फिर वो कहाँ जाता था? उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इस घर में क्या हो रहा था मेरी समझ से बाहर था। मेरे दिल में ये बात घूम रही थी, पर मैं बात करती तो कैसे करती। सोचा कि आज शौहर आएगा तो उससे जरूर करूंगी, लेकिन वो रात भर आया ही नहीं। और रात को देर से अचानक हलचल की आवाज सुनी तो फौरन पलटी पर देखा ये मेरा शौहर नहीं, ये तो शमा थी। उसी को सारी बात बताकर दिल हल्का करना था मैंने, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। शमा का नकाब अचानक से दरवाजे की कील में अटका और उसके चेहरे से हट गया। और ये देखकर कि शमा कौन है, मेरा दिल हलक में आ गया, क्योंकि शमा कोई लड़की नहीं थी, वो एक आदमी था। लेकिन ये आदमी कोई गैर भी नहीं था, क्योंकि ये आदमी मेरा शौहर था। मेरा शौहर ही शमा का रूप लेकर मेरे पास आकर बैठ जाया करता था और मुझसे बातें किया करता था। मैंने दरवाजा बंद किया क्योंकि मुझे अपने शौहर की इज्जत का ख्याल था। मैं घबराई हुई थी, लेकिन मेरे होशो हवास काम कर रहे थे। मैंने कहा कि ये सब क्या है?
وہ بھی بری طرح گھبرا گیا اور پھر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس نے کہا کہ دراصل میں شادی کے لائق نہیں تھا، میں مرد نہیں ہوں۔ میرے ماں باپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ وہ کہتے تھے کہ شادی ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم سے میری شادی کروا دی۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ تم ایک بہت اچھی، خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی ہو۔ تمہاری میری زندگی برباد ہو رہی تھی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا۔ میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن تبھی تو فساد ہی مچتا، اسی لیے چپ چاپ سائڈ پر ہو گیا۔ مجھے لگا کہ تم مجھ سے سوال کرو گی، میرے پیچھے پیچھے آؤ گی، مجھ سے پوچھو گی کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، لیکن تم نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس لیے پھر میں نے حالات کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا، جو جیسا چل رہا تھا ویسے چلنے دیا۔ شمع میرا اصلی روپ ہے۔ میں اپنے کمرے میں شمع کے روپ میں آ کر ہی بیٹھا کرتا تھا۔ میں ساری رات اپنے آپ کو لڑکیوں کے روپ میں دیکھتا تھا، فون پر لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا اور ان کو اپنا نام شمع ہی بتاتا تھا۔ شمع میرا اصلی روپ ہے، جو میں نے تمہیں ابھی دکھایا تھا کہ تم اس کے بارے میں جان جاؤ اور پھر میں تمہیں ایک دن ساری بات بتا سکوں، کیونکہ بالآخر میں نے تمہیں یہ حقیقت بتانی تو تھی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ ساری زندگی ایسے ہی گزر جاتی۔ میرا شوہر رونے لگا۔ میں کچھ پل بہت حیران ہوئی، مجھے غصہ بھی آیا، حیران بھی ہوئی۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ہی حالات میں الجھی ہوئی ہوں، مجھے بھی شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ شاید ہم دونوں ایک جیسے لوگ ایک ساتھ ہو گئے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، اگر ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو پھر ہمارے گھر والے ہماری شادی کروانے کے بارے میں سرگرم ہو جائیں گے اور پھر سے کسی اور کے ساتھ ہماری شادی کروا دیں گے۔ جب وہ ہمیں ایموشنل بلیک میل کر کے ایک دفعہ میری شادی کروا سکتے ہیں تو پھر دوبارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ ہم لوگ پھر سے مجبور کر دیے جائیں گے اور پھر 2 اور لوگوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سے بہتر ایک دوسرے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تم اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارو، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گی۔ دنیا داری کا بھرم بھی بنا رہے گا، ماں باپ کی عزت بھی محفوظ ہے اور ہم اپنی اپنی زندگی جی سکیں گے۔ میرا شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے آنکھوں سے لگا کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ تم واقعی بہت اچھی انسان ہو، ہم لوگ ایسے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں ہم صحیح کرتے ہیں یا غلط، لیکن ہمیں کسی اور کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنے خواب پورے کر رہی ہوں، اپنی زندگی گزار رہی ہوں، وہ بھی اپنے طریقے سے رہتا ہے اور وہ میرا ایک بہت اچھا دوست بھی ہے اور ہم سفر بھی۔